हेलो, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, ये पहली सीरीज़ है। इससे पहले मैं बहुत सारे टॉप क्वेश्चन बना चुका हूं, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और टॉप 10 क्वेश्चन हम स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे डिटेल में, और भी ऑप्शन जो भी होंगे उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो भी मैकेनिकल के छात्र हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल के छात्र हैं, तो प्लीज़ उसको इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर व्हेन द valve at the discharge end of a pipe connected to a reservoir is a suddenly closed। देखिए, जो भी लोग हिंदी वाले हैं मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदी से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप सब हिंदी में पढ़ तो लेते हैं, उत्तर प्रदेश वाले जो भी हैं, यूपी वाले या बिहार वाले, जो भी डिप्लोमा होता है, लेकिन सब आगे चल के इंग्लिश में ही आता है। तो प्लीज़ यहाँ पे समझिए इंग्लिश में क्या है। देखिए, कोई भी एक पाइप है और उसमें क्या है, आपको वाल्व लगा हुआ, सडनली क्लोज कर दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा हैमरिंग, सी आंसर हो जाएगा। मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे वाटर हैमर है क्या, वाटर हैमर को हम समझेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका पाइप है, पाइप में एक आपका वाल्व लगा हुआ है। वाल्व होता क्या है, वाल्व आपको वाटर को स्टॉप और फ्लो करने के लिए होता है, ठीक है। तो पाइप में लगाया जाता है वाल्व। तो यहाँ पे गेट वाल्व होते हैं और ग्लोब वाल्व होता है, इस तरीके के वाल्व होते हैं। तो यहाँ पे वाल्व ओपन है, जब वाल्व ओपन होता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब वाल्व ओपन है तो वाटर आपका फ्लो हो रहा है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, इस वाल्व को अगर हम सडन क्लोज़ करेंगे, यहाँ पे सडन क्लोज़ करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएंगी। जो वेव बह रही है आपकी, जो वाटर है बह रहा है, तो आपका इस तरीके से प्रेशर इंटेंसिटी मतलब जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वाटर हैमर, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें होता क्या है, मैंने आपको लिख दिया, जनरेशन ऑफ प्रेशर वेव ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ वाल्व, मतलब एकदम से बंद करना वाल्व को, और उसके बाद आपका पाइप में प्रेशर इंटेंसिटी और प्रेशर जनरेशन हो जाना। तो इसको ही हम बोलते हैं वाटर हैमर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, द हाई इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेव मे बी बर्नट द पाइप। इससे होगा क्या, वाटर हैमर से होगा क्या कि आपकी पाइपलाइन है वो फटने की संभावना रहेगी, ठीक है, बर्नट हो सकती है आपकी पाइप। तो वाटर हैमर, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर हैमर है क्या, वाटर हैमर डिपेंड्स अपॉन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर हैमर किस किस पे डिपेंड होता है। तो देखिए, वाटर हैमर लेंथ ऑफ द पाइप पे डिपेंड होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए, आपका वाटर हैमरिंग जो डिपेंड होती है वो लेंथ ऑफ द पाइप पे होती है। फिर इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पाइप मटेरियल, पाइप का मटेरियल कितना इलास्टिक है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, डिपेंड्स अपॉन होती है। उसके बाद देखिए, द स्पीड एट विच द वाल्व इज़ क्लोज, मतलब वाल्व की स्पीड पे भी डिपेंड करती है वाटर हैमरिंग, ठीक है। तो 3 पॉइंट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको लिख दिया डायरेक्ट। अब देखिए सच टैंक, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब इसको वाटर हैमरिंग को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो आप देखिए। सच टैंक यूज़ करते हैं। अब सच टैंक है क्या, मैं आपको समझा दूँ। देखिए, ये पाइपलाइन है आपकी, तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, एकदम से जब प्रेशर इंटेंसिटी एकदम से वेव होंगी तो क्या है, सच टैंक में पानी भर जाएगा, मतलब आपका पाइप फटने से आपका रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये आपका होता है सर्च टैंक, जो पाइप के बीच में लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो सर्च टैंक लगा सकते हैं। उसके बाद मेक द पाइप स्ट्रॉन्ग, पाइप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अच्छा वाला पाइप लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। नहीं फटेगा है वाटर हैमरिंग होगा तो, ठीक है। स्लो डाउन ऑफ वाल्व क्लोज, मतलब आप पाइप जो वाल्व है उसको स्लो डाउन क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, यूज़ प्रेशर रिलीफ वाल्व, और यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व भी यूज़ करते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व आपका वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपका मान लो कि गैस पाइपलाइन है, वहाँ पे भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ वाटर हैमरिंग है क्या, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, और लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर हैमरिंग क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज, प्रोजेक्शन वेल्डिंग आपको बताना है क्या है, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, या यूज टू फॉर्म मैश, यूज टू मेक कैंटिलीवर्स। तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। अब इसको हम समझ लेते हैं, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग को, और इसके अतिरिक्त और भी प्रोसेस को हम समझ लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्पॉट वेल्डिंग को देख लेते हैं, स्पॉट वेल्डिंग है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पॉट वेल्डिंग जो आती है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग कितने टाइप की होती है? स्पॉट वेल्डिंग, रोल स्पॉट वेल्डिंग या इसको सीम वेल्डिंग भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग और परक्यूजन वेल्डिंग होती है। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग को हम देख लेते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में होता है क्या है कि आपके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और उसके बीच में आपको 2 प्लेट लगी हुई हैं जिसमें हम वेल्डिंग करने वाले हैं। तो वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे एक स्पॉट बन जाता है आपका छोटा सा पॉइंट, देखिए इस टाइप का, ये आपको मैंने दिखा रखा है। और आपको इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं आपके स्पॉट वेल्डिंग, वो इलेक्ट्रोड कॉपर के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर। स्पॉट वेल्डिंग में जो प्लेट मटेरियल थिकनेस होती है आपकी 0.025 mm से लेकर 1.25 mm तक होती है और इलेक्ट्रोड बिल भी यूज़ होता है कॉपर का। ठीक है, मैं आपको और भी पॉइंट बताता हूँ। देखिए और भी पॉइंट देखिए, आप इलेक्ट्रोड यूज़ होता है कॉपर का और लो वोल्टेज होते हैं 6 to 10 वोल्टेज, हाई एम्पियर करंट होता है 60 to 4000 एम्पियर तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे जो हीट जनरेट बाई इलेक्ट्रिक करंट इज़ रेपिडली ट्रांसफार्मर, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो आपका यूज़ होता है इसमें। और नो फिलर रॉड यूज़, मतलब फिलर रॉड इसमें यूज़ नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपकी सेकंड टाइप की जो सीम इस वेल्डिंग आती है वो सीम वेल्डिंग है। आप ठीक है, सीम वेल्डिंग बोलते हैं। सीम वेल्डिंग में होता क्या है, आपके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो रोलर टाइप के होते हैं। ठीक है, रोलर टाइप के हैं और एक बीच में आपकी वेल्डिंग होती है यानी कंटिन्यूस वेल्डिंग, तो इसको हम कंटिन्यूस वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग हो गया। इसको प्रेशर इज़ अप्लाइड बाय रोलर्स, जो प्रेशर जो अप्लाइड करते हैं वो रोलर के द्वारा करते हैं। और यहाँ पे देखिए लीक प्रूफ जॉइंट आर ऑप्टेन, और यहाँ पे लीक प्रूफ जॉइंट आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्राप्त होते हैं इसमें। प्लेट मटेरियल इसका होता है 0.025 से लेकर 3 mm तक। क्लियर, यहाँ तक। करंट आपका यूज़ होता है 2000 एम्पियर से लेके 5000 एम्पियर तक। ठीक है, और फोर्स आपका अप्लाइड होता है 5 किलोन्यूटन टू 6 किलोन्यूटन। क्लियर। वेल्डिंग स्पीड आपकी होती है यहाँ पे 1.5 मीटर से 1 मीटर पर मिनट होती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड देखिए यहाँ पे आता है आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग आपकी मल्टी स्पॉट वेल्डिंग होती है। देखिए इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए आपको फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे आपका वेल्डिंग प्रेशर लग रहा है। ये आपके 2 मूविंग प्लेट डाई ब्लॉक होते हैं और यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन होता है। वहाँ पे क्या एक एक करके आपको स्पॉट लग रहा था, यहाँ था मल्टी स्पॉट लगते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्पॉट ये लग गया, एक स्पॉट ये लग गया, तो हमको मल्टी स्पॉट वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अपडेट के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए आप एक लाइक कर देंगे तो इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं आपके लिए एक वीडियो अच्छे से तैयार कर पाऊँगा। ठीक है, तो जो भी लोग डिप्लोमा मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन ब्लैंकिंग क्लियरेंस इज प्रोवाइड ऑन। ब्लैंकिंग ये प्रोसेस होता है, उसमें क्लियरेंस जो होती है वो प्रोवाइड किस पे की जाती है? पंच, डाई, पंच एंड डाई या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा पंच, ए आंसर हो जाएगा। फिर इसको समझ लेते हैं कि क्लियरेंस प्रोवाइड की जाती है पंच पे। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लैंकिंग को समझते हैं। देखिए एक फिगर दिख रहा होगा आपको, इसमें नीचे आपको डाई दे रखी है और ऊपर आपको एक वर्क मटेरियल दिख रखा है। ऊपर आपको सबसे ऊपर पंच दे रखा है। ठीक है, तो पंच में आप देख सकते हो कि पंच को क्लियरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ब्लैंकिंग ऑपरेशन में एक्चुअली होता क्या है कि आपको पंच, एक वर्क मटेरियल पे आपको पंच करा जाएगा, आपको एक गोल मटेरियल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। आपको कोई भी पार्ट ऐसा प्राप्त होगा गोल टाइप का जिसमें आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लियरेंस। इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है, याद रखना पंच में क्लियरेंस प्रोवाइड की जाती है। क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द स्पेस इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी यूज इन ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर कैलकुलेशन। तो आपको बताना डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी है जो ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर को दर्शाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बायोट नंबर। ठीक है, बायोट नंबर होता है, बी आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग थोड़ा बूट नंबर लिख के गलत हो गया है, तो आपको BIOT है स्पेलिंग में। इसको समझाता हूँ बायोट नंबर होता क्या है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। बायोट नंबर देखिए क्या होता है, सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस अपॉन इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस होता है बायोट नंबर। ठीक है, HL/K
सॉलिड के केस में इसका फार्मूला ये होता है। उसके बाद देखिए नसल्ट नंबर होता है HL/K लिक्विड के केस में, इसको हम नसल्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखिए प्रेडेंटल नंबर आता है, वो होता है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपन कंडक्टिविटी μCp/K से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन है, प्रेशर और 1 से अगर कम होगा यहाँ पे, मतलब प्रेशर आपका देखिए 1 से कम है, तब देखिए द्रव धातु में हीट फ्लो तेज़ी से होगी, और प्रेशर 1 से ज़्यादा है तो तेल में हीट फ्लो बहुत धीरे धीरे होगी। ठीक है, यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉरेंट नंबर आपको देखिए थर्मल कंडक्टिविटी अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है लॉरेंट नंबर। एक ही साथ मैंने सारे नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए गर्शॉफ नंबर, देखिए इसमें क्या है, बायोंट फोर्स अपन विस्कोस फोर्स होता है। रेनॉल्ड्स नंबर आपको पता है इनर्शिया फोर्स अपन विस्कोस फोर्स होता है। और स्टैंटन नंबर होता है, एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, नसल्ट नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर इनटू प्रेडेंटल नंबर। तो यहाँ पे इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको बता दिया है कि स्टैंडर्ड नंबर होता है नसल्ट नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर इनटू प्रेडेंटल नंबर। तो यहाँ पे देखिए नसल्ट नंबर इक्वल टू NU अपॉन RE इक्वल टू इनटू प्रेशर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नसल्ट नंबर NU और रेनॉल्ड्स नंबर RE इनटू प्रेडेंटल नंबर PR। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हम नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5 देखिए, ब्रास इज टर्न्ड विद। ब्रास टर्न, जब टर्निंग की जाती है ब्रास पर, तब क्या होता है, पॉजिटिव रैक एंगल होगा या जीरो रैक एंगल होगा या नेगेटिव रैक एंगल होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो रैक एंगल। ठीक है, ब्रास के लिए जीरो रैक एंगल रखा जाता है। तो इस पे और भी हम समझ लेते हैं और पॉइंट क्या बनते हैं इस पे, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रैक एंगल के बारे में समझ लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं रैक एंगल के बारे में। अगर देखिए पॉजिटिव रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल और जीरो रैक एंगल। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा था कि ब्रास में कौन सा रैक एंगल यूज़ होता है, तो जीरो रैक एंगल होता है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रैक एंगल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पॉजिटिव रैक एंगल होता है शार्पेस्ट टूल, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प होता है, और शार्प टूल होता है वो वीकेस्ट होता है, कमज़ोर होता है वो। ठीक है, टूल लाइफ इज़ मिनिमम। अगर टूल वीक होगा तो उसकी टूल लाइफ होगी वो मिनिमम होगी, और कटिंग फोर्स आपका मिनिमम होगा। ठीक है, कटिंग फोर्स आपका मिनिमम लगेगा, और पावर रिक्वायर्ड मिनिमम, पावर रिक्वायर्ड कम लगेगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मशीनिंग के लिए सॉफ्ट मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल यूज़ होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव रैक एंगल में। जैसे और उसके बाद देखिए एक पॉइंट और बता रहा हूँ कि लार्ज पॉजिटिव रैक एंगल होगा तो वहाँ पे टूल विल भी वीकर होगा, टूल वीक होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए नेगेटिव रैक एंगल की बात कर लेते हैं। नेगेटिव रैक एंगल में क्या होता है, लीस्ट शार्प होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा शार्प है तो इससे कम शार्प होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टूल माना जाता है नेगेटिव रैक एंगल को, और टूल लाइफ मैक्सिमम होती है क्योंकि यहाँ पे जो टूल है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो टूल लाइफ मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए हाई कटिंग फोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, पावर रिक्वायर्ड हाई होती है, और फॉर हाई स्ट्रेंथ टूल मटेरियल होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कार्बाइड टूल, सीमेंटाइड कार्बाइड टूल और सिरेमिक टूल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और बता दूँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लार्ज नेगेटिव रैक एंगल होगा वो तो टूल विल बी स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, नेगेटिव रैक एंगल अगर लार्ज होता है तो टूल स्ट्रॉन्ग होता है, और पॉजिटिव रैक एंगल अगर ज़्यादा है तो टूल वीकर होता है, कमज़ोर होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ज़ीरो रैक एंगल की बात कर लेते हैं। ज़ीरो रैक एंगल आपका देखो ब्रास और उसमें कास्ट आयरन में यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। तो देखिए जो ज़ीरो रैक एंगल होता है टेपर टाइप का एक आपका वो टूल होता है। यहाँ पे देखिए ब्रास इज़ नाइदर वीकर हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट, मतलब ब्रास ना तो ज़्यादा हार्ड होती है ना ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होता है कि ज़ीरो रैक एंगल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि ब्रास को ज़ीरो रैक एंगल क्यों यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज। आपको बताना है कि कोई भी अमाउंट है वो आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर राइज होता है, तो आपको बताना वर्क कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी होती है, एनर्जी कैपेसिटी या नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, हीट कैपेसिटी। अब इसको हम समझ लेते हैं कि क्या है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए कोई भी आपका सिस्टम है, ठीक है, कोई भी आपका सिस्टम है, यहाँ पे इसके सिस्टम का मास दिया गया है और आपका टेम्परेचर T1 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हम सिस्टम में Q हीट देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर
आपका T2 हो जाएगा। ठीक है, हीट दी मैंने सिस्टम में। अब क्या होगा देखो, Q जो प्रोपोर्शनल होगी T1 माइनस T2 के होगा, और Q प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा T, मतलब ये यही है डेल्टा T, T1 माइनस T2 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T, और Q मास के भी प्रोपोर्शनल होगा, तब यहाँ से निकलेगा Q प्रोपोर्शनल M डेल्टा T। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं तो देखिए Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। जो C है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो आपको क्वेश्चन में दिया रखा था। इसकी यूनिट होती है आपकी किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको स्पेसिफिक हीट की जो डेफिनेशन है वो आपको मैं बता दूँ। देखिए स्पेसिफिक हीट देखिए ये क्या होता है, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 किलोग्राम मास थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 किलोग्राम का एक किलोग्राम मास है आपके पास, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसको ही हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट दे रखा है, ऑल द लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है 1 स्पेसिफिक हीट ओनली होती है। ठीक है, बट गैस के लिए एनी नंबर ऑफ स्पेस, मतलब 0 से लेके आपकी ये होती है इनफाइनाइट तक। ठीक है, लाई करती है बिटवीन 0 से इनफाइनाइट तक। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लेटेंट हीट। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये भी, मैं आपको 3 हीट बता रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। देखिए इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब इसमें क्या होता है, ये एक हीट अमाउंट होता है जिसमें क्या होता है कि फेज चेंज होता है। इसके अंदर ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज। फेज मतलब देखिए जैसे सॉलिड से लिक्विड बनना है, लिक्विड से आपका वेपर बनना है, तो इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, देखिए सॉलिड से और लिक्विड बनना है तो इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलेंगे, और लिक्विड से अगर आपको वेपर बनना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजन बोलेंगे, और सॉलिड से डायरेक्ट अगर वेपर बन रहा है आपका तो सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पे बनता है ये। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सॉलिड से लिक्विड जो बनता है वो आपका कपूर देखा होगा आपने। ठीक है, वो आपका जलाते हैं उसको, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से वेपर बन जाता है डायरेक्ट, तो उसको हम बोलेंगे। ठीक है, सॉलिड से वेपर बन, तो अब उसको सब्लिमेशन बोलेंगे। यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ पे हम सेंसिबल हीट देखेंगे। सेंसिबल हीट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट एंड कूल द मैटर बाय डेल्टा टी विदाउट एनी फेज चेंज। मतलब इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा अमाउंट, हीट का अमाउंट जिसमें कूल किया जाए या हीट किया जाए, लेकिन उसका फेज चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये होती है सेंसिबल हीट, फेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड या कुछ भी बनेगा नहीं उसमें, ये ऐसी हीट होती है सेंसिबल हीट। क्लियर हुआ। यहाँ तक मैंने आपको तीनों मतलब हीट बता दी हैं आपको। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिलेटेड द डिग्री ऑफ फ्रीडम F, नंबर ऑफ फेज P, नंबर ऑफ कंपोनेंट C फॉर ए प्योर सब्सटेंस। तो आपको दे रखा है, आपको नंबर ऑफ फेज दे रखा है और कंपोनेंट भी दे रखा है, तो आपको ये इसमें से कौन सा रूल लगता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये गिब्स फेज रूल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, P+F इक्वल टू C+2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए गिब्स फेज रूल यूज़ किया जाता है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। इसको हम समझ लेते हैं और डिटेल में। तो यहाँ पे कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक क्वेश्चन दिया था, वो हम समझ लेते हैं। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू डिफाइन इज ए स्टेट ऑफ। यहाँ से देखिए ये निकालने के लिए आपका गिब्स फेज रूल होता है P+F इक्वल टू C+2, मैंने आपको अभी बताया था। तो यहाँ पे देखिए P होता है आपका फेज, जैसे लिक्विड सॉलिड गैस, 3 फेज हो गए ये अलग अलग। ठीक है, कंपोनेंट मतलब क्या कंपोनेंट है आपका, और F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अभी। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है SO2 और CO2 का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला होता है P+F इक्वल टू C+2। यहाँ पे P आपका क्या है, फेज़ है। फेज़ क्या है, मतलब आपका गैस ही है, दोनों SO2 और CO2 दोनों गैस है ना, तो एक फेज़ होगा आपका। ठीक है, एक फेज़ होगा। और इसका कंपोनेंट देखिए, SO2 और CO2 दो कंपोनेंट है, एक और एक। ठीक है, तो C मतलब कंपोनेंट 2 हो गए।
तो P1F निकालना है हमको, C2 ये F का F इजकल टू 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरीके से निकालते हैं। तो एक एग्जांपल आपका ये भी है, यहाँ पे देखिए वाटर वेपर एंड लिक्विड वाटर, ठीक है, ये आपका है। तो जैसे H2O वेपर प्लस H2O लिक्विड ऐसे करके दे रखा है। तो यहाँ पे फेज जो आपके बन रहे हैं वो आपके दो हैं, ठीक है, वाटर वेपर और लिक्विड वाटर है। उसके बाद देखिए F निकालना है हमको। कंपोनेंट आपके कितना है, एक ही है, क्योंकि दोनों में वाटर की बात हो रही है, ठीक है, वाटर है दोनों, तो कंपोनेंट एक हो गया। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे F का मान, तो एक आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने को अगर मिल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भूल जाते हैं लोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। टाउ इजकल टू म्यू डी ओपन डी वाई होता है। तो बी आंसर उसका हो जाएगा। मैं इसको डिटेल में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक टर्म्स मिलता है शियर स्ट्रेस। आपको विस्कोसिटी तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेयर होती है यहाँ पे। तो एक लेयर दूसरी लेयर को क्या क्या करती है, फिसलने का विरोध होता है इस पर, ठीक है। तो वहाँ पे एक शियर स्ट्रेस लगता है। तो शियर स्ट्रेस आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू डी ओपन डी वाई होता है। यहाँ पे म्यू आपका डायनामिक विस्कोसिटी है। तो शियर स्ट्रेस लगता है लेयर, दो लेयर के बीच में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक देखिए मैं आपको समझा दूँ। यहाँ देखिए टाउ है आपका शियर स्ट्रेस और म्यू डायनामिक विस्कोसिटी। तो डी अपन डी बाई आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है और डी थीटा अपन डी टी होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट। तो ये दोनों के जो टाउ है वो दोनों के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना। टाउ प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ग्रेडियंट और एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट दोनों पूछा जाता है कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट, ठीक है, ये भी सही होता है। और शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये भी सही होता है। तो दोनों सही होता है, याद रखना ये, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वर्क ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो आपको बताना है वर्क ट्रांसफर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच क्या होता है। इट इज़ ए पाथ, इट इज़ ए पॉइंट फंक्शन, इट इज़ ऑलवेज गिवन बाई इंटीग्रेशन PdV होता है, ठीक है। PdV है, वहाँ पे F गलत लग गया है, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली। डी ऑप्शन देखिए, डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। तो हम यहाँ पे वर्क ट्रांसफ़र को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बता रहा हूँ वर्क ट्रांसफ़र से। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हीट एंड वर्क। देखिए हीट एंड वर्क दोनों होते हैं, बोथ पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन द पास्ट हिस्ट्री, और पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड होते हैं। बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना होते हैं, बाउंड्री फिनोमेना क्रॉस द बाउंड्री, और बाउंड्री क्रॉस आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बोथ आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब इनका डिफरेंशियल नहीं कर सकते हैं। पॉइंट जो प्रॉपर्टी होती है उनका डिफरेंशियल हो सकता है, ठीक है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है इनका, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और बनती है, वर्क इज ए ट्रांजेंट फिनोमेना, मतलब टाइम के साथ चेंज हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ क्लोज सिस्टम वर्क के लिए। देखिए ये आपका PV डायग्राम में देखिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट है, अंडर एरिया अंडर द कर्व ऑन PV डायग्राम, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम पे वर्क ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एरिया अंडर द कर्व ऑन TS डायग्राम, ठीक है, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम में बनाएंगे तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, यही होता है, ये आपका वर्क ट्रांसफ़र है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिफाइन क्रिस्टल सिस्टम ऑफ जियोमेट्री स्पेसिफिकेशन एज गिवन। देखिए ये आपका ये मटेरियल साइंस से क्वेश्चन है। अब ये कुछ थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन हो गए हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं अब। तो यहाँ पे एक डेटा दे रखा है आपको, A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री इजकल नॉट इजकल टू बीटा। तो आपको ये कुछ कंडीशन दे रखी है, तो आपको बताना है कि क्रिस्टल सिस्टम है वो क्या है, ठीक है, टेट्रागोनल है या मोनोक्लिनिक है या ऑर्थो रोम्बिक है या रोम्बो हेड्रल है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मोनोक्लिनिक हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं और क्या क्या इसमें से बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है।